of you. In previous lectures, we discuss about RBC, WBC. You all know, B continuous blood is a special type of connective tissue. ठीक है, हम कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, जो ब्लड का पार्ट होता है. आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेटलेट्स के बारे में. प्लेटलेट्स के बारे में. एंड प्लेटलेट्स को हम नाम देंगे थ्रोम्बोसाइट. यू ऑल नो प्लेटलेट्स आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट. होता क्या है, अगर हम बात करें इनकी साइज के बारे में, ये होगा अपने पास 2 to 3 माइक्रोमीटर. ठीक है, जो थ्रोम्बोसाइट्स है जिन्हें हम प्लेटलेट्स कह रहे हैं, इनका साइज होता है 2 से लेकर 3 माइक्रोमीटर. अगर हम बात करें काउंटिंग, कितनी काउंटिंग होती है, तो 1.5 to 3.5 लाख पर mmQ. ये इनका टोटल काउंट नंबर हो जाएगा अपने पास. प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट का इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है अपने पास, वो फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है रक्त स्कंदन. रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करने वाली जो सेल्स है अपने पास, जो कणिकाएं हैं, उन्हें हम नाम देते हैं थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स. आगे आपको एक क्वेश्चन यहां आ रहा होगा कि होती क्या है. ठीक है, तो होती क्या है, इस बात का जवाब मैं आपको देता हूं. अपने पास होती है बोन मैरो एंड बोन मैरो में अपने पास होंगी मेगा कैरियोसाइट सेल. मेगा कैरियोसाइट सेल्स, इस टाइप्स की मेगा कैरियोसाइट्स अपने पास सेल्स होती हैं. इन्हें हम नाम दे दिए मेगा कैरियोसाइट सेल. ये अगर मेगा कैरियोसाइट सेल्स छोटे छोटे प्लेट नुमा स्ट्रक्चर्स में बदल जाएं, तो इन्हें ही हम दोस्त क्या देते हैं, प्लेटलेट्स. ओके, तो ये मेगा कैरियोसाइट्स के छोटे छोटे टुकड़े प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट कहलाते हैं, जिनका काम होता है ब्लड की क्लॉटिंग करना. ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े हमने कर दिए इस मेगा कैरियोसाइट, या इसे हम कहते हैं दीर्घकाय कोशिका. ठीक है, इस दीर्घकाय कोशिका के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स. अगली कंडीशन की अगर मैं बात करूं, तेरे पास एक टर्म आती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. तो होता क्या है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसका मतलब है प्लेटलेट्स का कम हो जाना. अगर टोटल काउंटिंग कम हो चुकी है अपने पास प्लेटलेट्स की, डेंगू में आप देख सकते हो ऐसा, थ्रोम्बोसाइट्स का टोटल काउंट कम हो जाता है, प्लेटलेट्स का टोटल काउंट गिर जाता है, जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये छोटी सी बात हमने की थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में, आपको इनको याद रखना है. इसके अगर लाइफ स्पेन की मैं बात करूं कि इसका लाइफ स्पेन क्या होने वाला है, तो वो होता है समथिंग 1 वीक. ठीक है, 1 सप्ताह का इसका जीवन काल होने वाला है. ठीक है, और समथिंग 8 to 10 डेज में हम इसको मान सकते हैं. 8 से 10 दिन का जीवन काल है, लाइफ स्पेन होता है इन प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स का. आगे हम चले तो आगे अपने पास पढ़ना है अपने को मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. तो चलो देखते हैं क्या होती है रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि. आपको बहुत अच्छे से इस क्रियाविधि को समझ लेना है. यहां से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आपके में आए हुए हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो समझना बहुत जरूरी है वीडियो को. इधर देखो, बात कर लेते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, जिसे हम कहते हैं ब्लड कोगुलेशन या फिर रक्त स्कंदन की क्रियाविधि. तो देखिए, सपोज करो कोई भी टिश्यू आपके पास चोटग्रस्त हो चुका है. ठीक है, या फिर आपके पास है ब्लड प्लेटलेट्स, तो ये दोनों चेंज होकर क्या बनाने वाले हैं, ये बनाएगा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन.
टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन करेगा ये चोटग्रस्त ऊतक। आगे ब्लड प्लेटलेट्स जाके चेंज हो जाएंगी और ये बनाएंगी प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है दोस्त, इतना कुछ होने के बाद आगे क्या होने वाला है तो देख, आगे थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम काम करेगा और इसकी खासियत है कि ये कैल्शियम 2+ आयन की प्रेजेंस में ही काम करता है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, और ये काम करेगा प्लाज्मा प्रोटीन्स पर। ठीक है, अब तुझे मैंने बता दिया है पहले भी कि तेरे पास दो प्रकार की प्रोथ्रोम्बिन एंड सेकंड वन इज फाइब्रिनोजन, ये दो टाइप की तेरे पास प्लाज्मा प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन की। अगर हम बात करें तो प्रोथ्रोम्बिन को हम चेंज करने वाले हैं जल्दी से थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन, क्योंकि थ्रोम्बिन फॉर्म होती है एक्टिव, जबकि प्रोथ्रोम्बिन ये फॉर्म होती है इनएक्टिव। अब ये इनएक्टिव से एक्टिव तब होगा जब यहां पर एंजाइम होगा थ्रोम्बोकाइनेज, और तुझे पता है थ्रोम्बोकाइनेज काम तब करेगा जब तेरे पास होगा कैल्शियम 2+ आयन। फाइब्रिनोजन को अपने को बदल देना है फाइब्रिन तक, और ये फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन तक बदलने का काम किया जाएगा थ्रोम्बिन, जो कि एक्टिव फॉर्म आ चुकी है अपने पास इसके द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो कैल्शियम 2+ आयन थ्रोम्बोकाइनेज के लिए जरूरी होते हैं और ब्लड क्लॉटिंग में सहायता भी करते हैं। ये जो फाइब्रिन होते हैं ये होते हैं इनसॉल्युबल, ठीक है, एंड होते हैं रेशेदार, तो इन्हें हम रेशेदार और अघुलनशील रेशे बोल सकते हैं। अघुलनशील टाइप के क्या रेशे होंगे। ठीक है, इतना कुछ बनने के बाद क्या होगा तेरे पास, सपोज दैट अब चोटग्रस्त ब्लड सेल जो कि तेरे पास है इनमें आकर फंस जाएगी, और जब इनमें आकर फंस जाएगी तो क्या होगा, तू जान गया है, अब हो जाएगी ब्लड की क्लॉटिंग, अर्थात बन जाएगा रुधिर का थक्का। तो देख किया क्या हमने, चोटग्रस्त ऊतक या ब्लड प्लेटलेट्स थी, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन या प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज किया। प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती थी, थ्रोम्बोकाइनेज और कैल्शियम 2+ की प्रेजेंस में इनको किया एक्टिव, प्रोथ्रोम्बिन से बनाया थ्रोम्बिन, एंड थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फाइब्रिनोजन से बन गया फाइब्रिन। ये फाइब्रिन था इनसॉल्युबल एंड रेशेदार, जिसमें आकर चोटग्रस्त ब्लड सेल्स तेरे पास क्या होंगी, फंस जाएंगी, और अगर फंस जाएंगी तो तेरे पास हो जाएगी ब्लड की क्लॉटिंग। ठीक है, तो ये जो ब्लड की क्लॉटिंग है, यहां तेरे को दो बात याद रखनी है। प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होता है विटामिन के की प्रेजेंस में। ठीक है, तो विटामिन के की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होगा तेरे पास। और ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है, इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन तो याद रखेगा कि ये हेपेरिन को इनएक्टिव कर देगा। ठीक है, क्योंकि तू जानता है हेपेरिन क्या करता है, ब्लड का थक्का नहीं जमने देता है, लेकिन चोट लग चुकी है तो ब्लड का थक्का बनाना भी बहुत जरूरी है। हेपेरिन को इनएक्टिव करने का काम करेगा थ्रोम्बोकाइनेज। चल तेरे को आगे लेके चलता हूं। अब तेरे पास बन गया है ब्लड का थक्का, रुधिर का बन गया थक्का। रुधिर का थक्का बनने के बाद एक पीले रंग का द्रव बाहर निकलता है। ठीक है, तो ब्लड का थक्का बनने के बाद पीले रंग का जो द्रव बाहर निकलेगा, ठीक है, उससे नाम देगा तो सीरम। ठीक है, व्हाट इज सीरम, तो थक्का बनने के बाद बाहर निकला पीले रंग का द्रव, पीले रंग का द्रव। अब तू पूछेगा कि सर सीरम क्या होता है, तो इधर देख, सीरम का मतलब होता है तेरे पास टोटल प्लाज्मा है, प्लाज्मा में से तू हटा दे क्लॉटिंग फैक्टर को, क्लॉटिंग फैक्टर। अब क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं, तो या तो तेरे पास कैल्शियम 2+ आयन हो सकता है, या तेरे पास हो सकती है प्लाज्मा प्रोटीन, और प्लाज्मा प्रोटीन तू जानते हैं, देखो जानता है, प्रोथ्रोम्बिन, या फिर तेरे पास होगी फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये तेरे पास होंगे प्लाज्मा प्रोटीन, और ये कैल्शियम आयन, ये ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं। इनको हटा दे इनको प्लाज्मा से, हटा दिया तो बच गया तेरे पास सीरम। आगे बस समझ में चल, तेरे को आगे लेके चलता हूं। एक वैज्ञानिक थे मैकफर्लिन,
मैकफर्लिन के अनुसार क्या होता है, जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है, ब्लड की क्लॉटिंग, उसमें 13 फैक्टर काम में आते हैं, ऐसा बताया था मैकफर्लिन ने। याद रखिएगा तो इस बात को, ठीक है। अब बात करता हूं मैं ब्लड कोएगुलेंट, ब्लड एंटी कोएगुलेंट कंपोनेंट, अर्थात मैं ऐसे पदार्थों की बात कर रहा हूं जो है रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ। रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ तेरे पास 2 टाइप के देखने को मिलेंगे। फर्स्टली तेरे पास होंगे नेचुरल, और नेचुरल में तो एग्जाम्पल याद रखना, सबसे पहले याद रखेगा हेपेरिन, उसके बाद तुझे याद रखना है हेरोडिन, और एक तो याद रखेगा प्रोटीन सी। ये इंटेस्टाइन में बनने वाली प्रोटीन है, प्रोटीन सी, हेपेरिन, हेरोडिन, ये हो गए नेचुरल। एक होंगे अपने पास आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियल में जो एग्जाम्पल हम याद रखेंगे, सबसे पहले याद रखेंगे सिट्रेट, उसके बाद होगा ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट के साथ EDTA, सिट्रेट, ऑक्जेलेट, EDTA, ये भी ब्लड एंटी कोएगुलेंट कंपोनेंट होते हैं। इनमें से क्या होगा, ऑक्जेलेट और EDTA ये स्लो टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पर काम करने वाले हैं। लो टेम्परेचर पर क्या होगा, तो एट लो टेम्परेचर जो एंजाइम है, ये एंजाइम हो जाते हैं इनहिबिट, अर्थात इनका हो जाता है संदमन, और जो कैल्शियम 2+ आयन है ये हो जाएगा इनएक्टिव, इसलिए ब्लड की नहीं होगी क्लॉटिंग, तो ब्लड की क्लॉटिंग भी नहीं होगी, रक्त का थक्का भी नहीं बनेगा, ठीक है, लो टेम्परेचर पर। इसलिए लो टेम्परेचर पर काम करने वाले एंजाइम तेरे पास होंगे। तो सोच रहा होगा EDTA क्या है, तो इसका नाम तुझे याद रखना है। EDTA का मतलब होता है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, EDTA, ऑक्जेलेट, ये लो टेम्परेचर पर काम करते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर पर एंजाइम इनहिबिट कर जाता है, कैल्शियम 2+ आयन इनएक्टिव हो जाता है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। फिर से तू समझ ले, ब्लड एंटी कोएगुलेंट कंपोनेंट्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो रक्त का थक्का नहीं जमने देते हैं, लेकिन जब चोट लग गई है तो रक्त का थक्का बनाना जरूरी था, इसीलिए अपने को हेपेरिन को इनएक्टिव करना था, इसीलिए थ्रोम्बोकाइनेज ने वहां पर हेपेरिन को इनएक्टिव किया था। आप सभी को पता है हेपेरिन के कारण ही लगातार रूप से ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता रहता है, रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आ रहा है कंसेप्ट समझ में तो वीडियो को करिए सब्सक्राइब, पहुंचाइए उन बच्चों तक जो तैयारी कर रहे हैं नीट के लिए। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए चलिए। मैं यहाँ कंप्लीट कोर्स को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो थैंक यू।